राम राम दोस्तों। मैं पंडित गणेश कौशिक अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आज पढ़ेंगे राजयोग। राजयोग कहते किसे हैं, तो राजयोग कैसे प्राप्त होता है, कब प्राप्त होता है, और राजयोग किस क्षेत्र में प्राप्त होता है, इन पर हम चर्चा करेंगे। इन सब बातों पर दोस्तों समझाने के लिए मैं यहाँ नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। दोस्तों पिछली वीडियो में समझाया था कि भावों की केंद्र फणकादि संज्ञा, केंद्र त्रिकोणादि संज्ञा, अब वो काम कब आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, वो देखना है। ये जो केंद्र भाव हो गए 1 4 7 और 10, इनको केंद्र कहते हैं, और त्रिकोण कहते हैं 1 5 9। यानी कुछ जो शास्त्र, ज्योतिष के कुछ शास्त्र हैं, कुछ विद्वानों के जो मत है वो 5 और 9 को, इन भावों को ही त्रिकोण भाव मानते हैं। लेकिन लघु पाराश्री प्रथम भाव को भी मानती हैं। इसके अलावा और भी कई ग्रंथ है जो प्रथम भाव को भी मानते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि त्रिकोण तो 3 कोण हो गए ना, 3 कोण होने चाहिए, और केंद्र में भी आएगा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि लग्न तो व्यक्ति के स्वयं का प्रतीक हो गया, देह है यानी शरीर, रूप, ज्ञान, वर्ण, स्वभाव, सुख दुख, ये प्रथम भाव से देखे जाते थे। इसको दोनों में ही शामिल करना चाहिए, लेकिन दोनों के हर भाव से इसका संबंध होने पर कार्य सिद्धि होती है, इसलिए लग्न को दोनों में ही लेना चाहिए। मेरे मत से यही है। चलो आगे चलते हैं। राजयोग कैसे बनता है दोस्तों? राजयोग बनता है केंद्र और त्रिकोण के आपस में संबंध से। केंद्र हो गया 1 4 7 और 10 भाव, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव। त्रिकोण हो गया 1 5 और 9। दोस्तों अगर केंद्र का और चतुर्थ का आपस में संबंध होगा, लग्न का और आपस में संबंध होगा, तो इसमें राजयोग नहीं बनेगा, राजयोग बनेगा इसमें भी। कैसे? लग्न का होता है देह, रूप, ज्ञान, वर्ण, स्वभाव, सुख और दुख, इनका प्रतीक होता है लग्न। देहम रूपम च ज्ञानम च वर्णम चैव बलाबलम सुखम दुखम स्वभावम च लग्न भावा निरीक्षयेत। तो इनका प्रतीक हो गया कि लग्न। चतुर्थ भाव हो गया वाहनान्यथ बंधुंस मातृसौख्यादिकान्यपि निधिम क्षेत्रम गृहम चापि चतुर्थात् परिचिंतयेत। यानी वाहन व्हीकल कोई भी हो गया, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी, बंधु परिवार, भाई बंधु, माता का सुख, निधि यानी अपनी संपत्ति, क्षेत्र खेत वगैरह, प्लाट वगैरह, इसके अलावा ज़मीन, गृह मकान, इन सब का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। ये स्वयं का प्रतीक हो गया। अगर स्वयं को इन वस्तुओं का सुख मिलेगा, इन संबंधों का सुख मिलेगा, तो राजयोग तो स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। अब दोस्तों लेते हैं पंचम भाव से किस प्रकार राजयोग बनता है। पंचम भाव हो गया यंत्र मंत्रौ तथा विद्या बुद्धिश्चैव प्रबंधकम पुत्र राज्यापभ्रंशादीन पश्येद पुत्रालयाद बुधे। यानी ये पुत्र का भाव हो गया, सुत का भाव हो गया, यंत्र मंत्र का भाव हो गया, विद्या का भाव हो गया, प्रबंधन का भाव हो गया। यंत्र मंत्रो तथा विद्या बुद्धि से प्रबंधकम पुत्र राज्यापभ्रंशादीन, राज्य का अपभ्रंश भी इसको कहा जाता है। यानी अगर राज्य च्युति देखनी हो, राज्य से पद विमुक्ति देखनी हो, तो इसमें भी पंचम भाव कार्य करता है। अब इससे सुख कैसे मिलता है दोस्तों, देखते हैं। राजयोग यही नहीं है कि हमको कोई पद प्राप्त हो जाए वही राजयोग है, नहीं, ऐसा नहीं है। राजयोग विस्तृत सब्जेक्ट है,
यानी इसमें बड़ा विषय है राजयोग, इसके अंतर्गत पद प्राप्ति आती है। जैसे अगर पुत्र से बहुत सुख मिल रहा है, हमें अच्छा सुख मिल रहा है, पुत्र आज्ञाकारी है, सेवाभावी है और अच्छे स्थान पे है, तो उसे भी राजयोग कहा जाता है। दूसरा प्रबंधन, अगर लग्न का पंचम भाव से संबंध होता है तो आदमी प्रबंधन के क्षेत्र में राजयोग प्राप्त कर सकता है। ये नहीं कि नौकरी लगना ही राजयोग है, व्यापार में भी तो राजयोग हो सकता है। तो व्यक्ति अगर प्रबंधन के क्षेत्र से अगर सुख मिल रहा है उसे, तो वो भी राजयोग हो गया। तो इसमें प्रबंधन का क्षेत्र आ गया, पुत्र का क्षेत्र आ गया, यंत्र मंत्र का आ गया, विद्या का आ गया। तो अपनी विद्या के बल पे व्यक्ति सुख पाता है, तो ये भी राजयोग हो गया। तो इन दोनों के संबंध से इस प्रकार के राजयोग प्राप्त होते हैं। अब चलो लेते हैं सप्तम भाव का। इनको केंद्र भाव कहते हैं। केंद्र का और त्रिकोण का आपस में संबंध जरूरी है। पंचम और सप्तम का अगर संबंध हो रहा है तो पंचम हो गया पुत्र का भाव, यहाँ हो गया पत्नी का भाव, ठीक है। तो यहाँ व्यापार का भी भाव है, यहाँ बुद्धि का भाव है, प्रबंधन का भाव है। अगर व्यापार में प्रबंधन और बुद्धिमत्ता से हम काम में लेंगे तो निश्चित रूप से राजयोग अपना बन जाएगा। परिवार में से पत्नी का भाव हो गया, पुत्र का भाव हो गया, आपस में इनका अगर संबंध रहेगा, पुत्र है पत्नी है, तो इनसे सुख मिलेगा हमें। यहाँ व्यापार प्रबंधन के साथ में अगर व्यापार करेंगे, बुद्धि के साथ में व्यापार करेंगे, पुत्र के सहयोग से व्यापार करेंगे, पत्नी के सहयोग से पत्नी का इसमें राय लेंगे, तो अपना राजयोग अपने आप तैयार हो गया। तो इस प्रकार से राजयोग बनता है। अब देखते हैं दोस्तों नवम भाव। नवम भाव को कहते हैं धर्म स्थान भी कहते हैं, भाग्य स्थान भी कहते हैं। तो यहाँ का भाग्यम श्यालम च धर्मम च भ्रातृपत्न्यादिकं तथा तीर्थयात्रादिकं सर्वम धर्मस्थाना निरीक्षेत। भाग्य हो गया, साला हो गया, धर्म हो गया और भाई की पत्नी होगी। यहाँ से भाई का देखा जाता है। तृतीय भाव से अगर भाई के बारे में जानकारी मिलती है तो उससे जस्ट सप्तम यानी नवम भाव से भाई की पत्नी के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। यहाँ से साले के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ से हो गया जैसे व्यापार हो गया, पत्नी हो गई और ये हो गया भाग्य हो गया, धर्म हो गया। तो इन दोनों का अगर संबंध होता है तो भाग्य के द्वारा हमें अच्छी पत्नी प्राप्त होती है, व्यापार प्राप्त होता है। तो इससे इस प्रकार से राजयोग बनेगा। नवम भाव का अगर लग्न से संबंध है तो भाग्य के द्वारा स्वास्थ्य सुख प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। अगर चतुर्थ भाव का नवम भाव से संबंध है तो जमीन, मकान, वाहन, माता का सुख और भाई बंधुओं का सुख हमें भाग्य से प्राप्त होता है, धर्म से प्राप्त होता है, भाग्य से प्राप्त होता है। लग्न का इससे संबंध आपको बता दिया गया है। लग्न का अगर इससे तो भाग्य से हमें देह सुख प्राप्त होता है, शरीर का सुख प्राप्त होता है। यहाँ से और भी सब भावों का जितना जो स्थान बताए गए हैं, जो इनके विषय बताए गए हैं, उनका लग्न से भी निरीक्षण कर सकते हैं। क्योंकि ये तो इनकी अलग अलग विशेषता हुई, लेकिन लग्न से भी इन सब का इन सब का विवेचन कर सकते हैं, इन सब के शोध कर सकते हैं, इनके बारे में विचार कर सकते हैं। ये सप्तम भाव का भाग्य से, तो भाग्य से में व्यापार मिलता है, भाग्य से पत्नी मिलती है, ठीक है। अब दसम भाव से इसका संबंध हो गया भाग्य का। तो दशम भाव हो गया राज्यम चाकाश वृत्तिम च मानम चैव पितुस्तथा प्रवासस्य ऋणस्यापि व्योमस्थाना निरीक्षेत। राज्य यानी राजकार्य में संलग्नता
राजकार्य से सुख है। आकाश वृत्तांत है, इसको आकाश भाव भी कहा जाता है। दोस्तों इसको यानी प्रथम भाव को पूर्व कहा जाता है, सप्तम भाव को पश्चिम कहा जाता है, चतुर्थ भाव को पाताल कहा जाता है, नीचे का भाव कहा जाता है, और दसम भाव को आकाश भाव कहा जाता है। तो इससे आकाश वृत्तांत भी देखा जाता है, राज्य भी देखा जाता है, सम्मान भी देखा जाता है, पिता के बारे में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से माता के बारे में हमने देखा। तो दसम भाव से जस्ट उसे सप्तम से जय पिता के बारे में देखेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात देखने वाली यह है कि ये हमारे उत्तर भारत की जन्म कुंडलियों में ये देखा जाता है। दक्षिण भारत की जन्म कुंडली में माता का भाव तृतीय भाव से देखा जाएगा और पिता का भाव नवम भाव से देखा जाएगा। अपने उत्तर भारत की कुंडली में चतुर्थ भाव माता का देखा जाता है और दसम भाव पिता का देखा जाता है। तो नवम और दसम का संबंध होने से राज्य लाभ, सम्मान, पिता, प्रवास, दूसरे स्थान पर निवास, इसका भी विचार इन दोनों भावों से किया जाता है। और दोस्तों एक बात बताई थी मैंने, जो पहले भावों की संज्ञा बताई थी, उसमें इनमें यह उत्तरोत्तर बली होते हैं। प्रथम जैसे केंद्र में प्रथम भाव से चतुर्थ बली होता है, चतुर्थ से सप्तम बली होता है, सप्तम से दसम बली होता है। इसी प्रकार त्रिकोण में प्रथम से पंचम बली होगा, पंचम से नवम बली होगा। तो ये दोनों भाव राजयोग में सबसे ज़्यादा बली माने जाते हैं। प्रबल राजयोग यहीं से बनता है, नवम और दशम भाव से। यहाँ कर्म होता है, यहाँ भाग्य होता है। कर्म और भाग्य अगर दोनों का संबंध होगा तो हमें निश्चित रूप से राजयोग प्राप्त होगा। अब दोस्तों यहाँ तक हमने इतना निरीक्षण कर लिया। अब देखते हैं इसमें प्रबल राजयोग कैसे बनता है और किस क्षेत्र में बनता है। दोस्तों नवम और दसम का संबंध अगर है तो हमें राजयोग प्राप्त होगा। अब राजयोग किस क्षेत्र में प्राप्त होगा? अगर यहाँ पे जैसे कोई भी यहाँ कोई राशि है, मान लीजिए जैसे 10 राशि में 10 नंबर मान लिया, 10 नंबर का मालिक हो गया शनि। मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि है और धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु है। तो गुरु में और शनि में आपस में संबंध होना चाहिए। संबंध भी कैसा? मित्र संबंध होना चाहिए, तो हमें उत्तम राजयोग की प्राप्ति होती है। अब इन दोनों के संबंध से हमने प्रबल राजयोग तो बता दिया। दूसरी बात इनमें संबंध कैसा हो, पंचदा मैत्री के आधार पे हम संबंध देखेंगे। पंचदा मैत्री में दोनों अगर मित्र हैं, बहुत अच्छी बात है। शत्रु है तो फिर निर्बल राजयोग है, वो राजयोग काम या तो नहीं करेगा या फिर बहुत कम करेगा, न्यून करेगा। हमने ये देख लिया। अब दूसरी बात, इनमें संबंध कैसा है, ये तो इनका बल देखा हमने कि इनके मित्रता है नहीं है, ये स्थान कौन से स्थान पे है, ये बल हमें देखना है। अगर शनि शत्रु राशि में है, गलत ग्रहों के साथ में यानी क्रूर ग्रहों पाप ग्रहों के साथ में है, दो स्थान त्रिक भाव में है। त्रिक भाव कौन कौन से हैं? छठा, आठवां और 12वां। अगर इन भावों में है या फिर जैसे शनि ना होकर अगर गुरु इन भावों में है, और आपस में अगर संबंध 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, याद रखने वाली बात है। एक तो होता है युति संबंध, दोनों ग्रह एक ही स्थान पर बैठे हो, नवम में हो या दसम में, तो बहुत अच्छी बात है। युति संबंध उसको कहते हैं दोनों ग्रह एक ही स्थान पे बैठे हो। अब एक स्थान पे कहाँ बैठे? पंचम में केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो बहुत अच्छी बात है। अगर त्रिक भाव में बैठ गए, इनको 2 स्थान भी कहा जाता है, छठे, 8वें, 12वें भाव में, तो दोस्तों राजयोग एकदम न के बराबर होगा। बहुत प्रयास करने पर प्राप्त हो जाए, वरना जरूरी नहीं कि राजयोग होगा। काफ़ी कठिन मेहनत कठिन प्रयास करना पड़ेगा, वरना वो राजयोग भंग हो जाता है, राजयोग दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। अब दूसरा उनका बल देखना है कि उनकी स्थिति कैसी है। शनि ग्रह जैसे दसम भाव का मालिक शनि हो गया, नवम का गुरु हो गया, कि नीच तो नहीं है, नीच राशि में तो नहीं है। अपनी नीच राशि जैसे शनि मेष राशि के 20 अंश पर नीच के हो जाते हैं, 20 अंश तक।
और गुरु है, गुरु कर्क राशि के 4 अंश, कर्क राशि के 5 अंश तक उच्च के होते हैं। इसी प्रकार मकर राशि के 5 अंश पर नीच के हो जाएंगे। तो ये नीच अवस्था में तो नहीं है कि दोनों अगर नीच अवस्था में होंगे तो अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, यानी उच्च में तो होंगे तो एकदम दीप्त अवस्था होगी, बिल्कुल चमकती हुई, पावरफुल, और नीच में होंगे तो विकल, एकदम कोई मतलब नहीं है, निर्बल है, विकल है, बिल्कुल एकदम कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो नीच में होंगे तो वो काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। राजयोग तो बन रहा है लेकिन वो राजयोग दूषित हो रहा है, किसी मतलब का नहीं है, उसमें काफ़ी प्रयास करना पड़ता है अगर आदमी को सिलेक्ट होना तो सबसे पहले तो इनकी नीच राशि में नहीं होना चाहिए। नंबर 2, अस्तंगत नहीं होना चाहिए। अस्तंगत का मतलब है जैसे छठे 8वें भाव में चला गया तो पावरलेस है। और सॉरी, अस्तंगत कहते हैं सूर्य के बहुत ज़्यादा समीप आने पर। अब दोस्तों ये भी याद रखने वाली बात है, कितना समीप होने पर काम नहीं करता है। तो दोस्तों एक बार ले लीजिए, सूर्य से चंद्रमा अगर 12 अंश की दूरी पे हो, 12 अंश से कम दूरी हो, तो चंद्रमा काम करना बंद कर देता है, कम करने लग जाता है। जितनी कम दूरी होगी उतना ही चंद्रमा की किरणें कम हो जाएंगी। यानी सूर्य में क्या अत्यधिक प्रभाव है तो उसके पास में जो भी ग्रह आएगा उसका प्रभाव हम तक नहीं पहुंच पाएगा, कम पहुंचेगा। जितना पास में होगा उतना ही प्रभाव कम पहुंचेगा। तो सूर्य से 12 अंश की दूरी पर चंद्रमा होने चाहिए युति होने पर, यानी एक ही राशि में होने पर। मंगल हो तो 10 अंश होनी चाहिए। अगर बुध हो, बुध अगर मार्गी हो तो 12 अंश होने चाहिए। अगर वक्री हो तो 12 अंश होनी चाहिए, और मार्गी हो तो 14 अंश की दूरी होनी चाहिए। गुरु हो तो 11 अंश की दूरी होनी चाहिए। अगर शुक्र हो, शुक्र अगर मार्गी हो तो 10 अंश की दूरी हो, और अगर वक्री हो तो 8 अंश की दूरी हो। तो सर यहाँ हमने पहले वक्री लिखा, मार्गी लिखा बाद में, है ना, बुध के बारे में। तो यहाँ भी पहले हम वक्री लिखेंगे तो वक्री में 8 अंश की दूरी हो जाएगी और मार्गी में 10 अंश की दूरी होनी चाहिए। अब शनि हो गया, शनि कितना होगा, 15 अंश की दूरी पे अगर शनि होना चाहिए। अगर इससे कम दूरी होगी तो सूर्य के साथ में युति होने पर इन ग्रहों की निर्बलता बढ़ जाएगी, इन ग्रहों का पावर यानी इनकी क्षमता कम हो जाएगी। तो एक काम करना कम कर देंगे, और बहुत ज़्यादा पास में हो गए तो कम बंद ही कर देंगे। ठीक है, इस तरह से युति में देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए शनि और गुरु की युति हो रही है किसी भाव में, मान लीजिए सिंह राशि में हो रही है। सिंह राशि में जैसे शनि पहले कमज़ोर हो जाएगा, और अगर इनके साथ में सूर्य भी आ गया तो सूर्य से इनकी दूरी देखेंगे, जैसे गुरु की कितनी दूरी है, शनि की कितनी दूरी है। अगर इनकी दूरी शनि की अगर 15 अंश से कम दूरी हो रही है, गुरु की 11 अंश से कम दूरी हो रही है, तो वो राजयोग निर्बल हो जाएगा, यानी क्षमता से हीन कह सकते हैं, क्षमता कम हो जाएगी। तो इस प्रकार का राजयोग हमें कम लाभ देगा, लाभ देने में सक्षम नहीं होगा। तो ये हमने बात की दोस्तों राजयोग की सामान्य। अब इसमें अगर अस्तंगत हो, नीच राशि में पड़ा हो और शत्रु राशि में पड़ा हो, या फिर जिस स्थान पे वहाँ पे शत्रु, इनके भावों में शत्रु ग्रह पड़े हों, तो वो राजयोग भंग हो जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए इनमें राजयोग बन रहा हो, दोनों में राजयोग बन रहा हो, और ये दोनों इनमें राजयोग बन भी रहा हो, लेकिन किस जगह, जैसे जहाँ पे ये दोनों ग्रह रखे हैं, दोनों ग्रह जिस स्थान पे बैठे हैं उस स्थान का मालिक अगर नीच अस्तंगत हो गया तो भी राजयोग भंग हो जाएगा। मान लीजिए दोनों ग्रह अगर सिंह राशि में बैठे हैं और सिंह का मालिक हो गया सूर्य, सूर्य अगर तुला राशि में बैठ गया तो मान लीजिए केंद्र है,
लेकिन यहाँ बैठ गया 10 अंश तक का तो नीच का हो गया, तो वो राजयोग बड़ी कठिनाई से प्राप्त ही नहीं होगा। चलो आगे लेते हैं, हम आगे चलते हैं। अगर दशम के साथ में एकादश का संबंध है, यानी एकादश का भी स्वामी है, जैसे शनि हो गया, शनि अगर दशम भाव का स्वामी है तो या तो नवम भाव का होगा या फिर एकादश का भी होगा। तो अगर मान लीजिए शनि नवम और दशम भाव का स्वामी है तो अकेला ही राजयोग देने में सक्षम है। जैसे मंगल हो गया दोस्तों, जैसे मंगल हो गया दोस्तों, लग्न का भी स्वामी है, अष्टम का भी स्वामी है। चलो मंगल को छोड़ते हैं इसे। यानी कोई ग्रह मान लीजिए जैसे नवम का स्वामी हो गया, केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो गया तो अकेला ही राजयोग देने में सक्षम है। जैसे गुरु है, गुरु लग्न का भी स्वामी हो गया, दशम भाव का भी स्वामी हो गया, लग्न का हो गया, चतुर्थ का हो गया, और जैसे सप्तम का हो गया, दशम का भी हो गया। गुरु अकेला ही राजयोग देने में सक्षम है क्योंकि वो लग्न का स्वामी होने के साथ साथ में अन्य केंद्र भाव का भी स्वामी होता है। अगर लग्न का स्वामी है तो दशम का स्वामी है तो भी केंद्र के अन्य भाव का स्वामी होगा, लेकिन अगर लग्न का और दशम का स्वामी हो जाता है, यानी लग्न और चतुर्थ का स्वामी हो जाता है, तो अकेला ही गुरु राजयोग देने में सक्षम है। और वो राजयोग हमें बुद्धि और विवेक के बल पर मिलता है, ऐसा हम देखेंगे। अगर दोस्तों नवम के साथ में अष्टम का भी अगर कोई ग्रह स्वामी होता है, दशम के साथ में एकादश का भी होता है, तो वो राजयोग भंग हो जाएगा। जैसे हमने देख लिया राजयोग बन रहा है, लेकिन जैसे शनि है, नवम भाव का स्वामी है तो अष्टम का भी क्लियर है, दशम का है तो नवम का भी होगा। तो अगर ये स्थिति बन रही है तो अकेला शनि ही राजयोग देने में सक्षम है। और अगर दशम के साथ में एकादश का भी हो गया तो राजयोग भंग करने में भी सक्षम है, भंग कर देगा। और अगर मान लीजिए नवम के साथ में अष्टम का स्वामी है तो भी राजयोग भंग हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमने ये तो देख लिया दोस्तों। अब दूसरा एक होता है पद प्राप्ति। पद प्राप्ति कहाँ से देखा जाता है? लग्न और दशम से पद प्राप्ति देखा जाता है। अगर इन दोनों का संबंध हो, आपस में मित्र संबंध हो, तो पद प्राप्ति हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गुरु अकेला पद प्राप्ति करने में सक्षम है। बुध है, बुध भी पद प्राप्ति कराने में सक्षम है, क्योंकि बुध लग्न के साथ में चतुर्थ का या लग्न के साथ में दशम का संबंध बना सकता है, तो पद प्राप्ति करा देगा। तो अगर दशम भाव का और लग्न का आपस में संबंध बन रहा है, मित्र संबंध कह सकते हैं, अगर शत्रु संबंध होगा तो कठिन हो जाएगा। वैसे त्रिकोण और केंद्र के मालिक अगर आपस में संबंध बना रहे तो राजयोग तो होगा, लेकिन अति उत्तम राजयोग नहीं कह सकते उसको। शुभ फलदायक तो होंगे संबंध, आपस में संबंध से, लेकिन उत्तम शुभ फलदायक हो ऐसा नहीं कह सकते हम। तो लग्न और दशम का अगर संबंध बन रहा है, मित्र दृष्टि संबंध बन रहा है। संबंध 4 प्रकार के बताए अभी मैंने। एक तो युति संबंध होता है, एक स्थान संबंध होता है, एक दूसरे के स्थान में एक दूसरे के स्थान में बैठ जाओ। ये नवम का स्वामी दशम में बैठ गया, दशम का नवम में बैठ गया, तो भी राजयोग उत्तम राजयोग होता है। एक दृष्टि संबंध होता है, यानी नवम का मालिक दशम को देख रहा है, दशम का नवम को देख रहा है, और जैसे एक दूसरे घर में बैठ के एक दूसरे को देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, कोई भी ग्रह अपनी से दूसरी दृष्टि है ही नहीं किसी की। लेकिन मान लीजिए जैसे एक ग्रह यहाँ बैठा है और दूसरा उस पर दृष्टि डाल रहा है, दोनों का दृष्टि संबंध हो गया। एक संबंध होता है अन्योन्य संबंध, यानी मान लीजिए लग्न का दशम से संबंध नहीं हो रहा है
लेकिन लग्न में कोई ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह बैठा है, उसका दशम से संबंध हो रहा है, तो वो भी राजयोग प्राप्ति करवा देगा। वो राजयोग कैसा होगा? किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा राजयोग प्राप्त होगा हमें, यानी थर्ड पर्सन के द्वारा कह सकते हैं। अब दोस्तों एक देखने वाली बात है, इनमें जैसे चतुर्थ भाव में कोई मंद गति ग्रह बैठ गया, मंद गति ग्रह बैठ गया चतुर्थ भाव में, और उस पर जैसे मान लीजिए चंद्रमा निर्बल है, चंद्रमा में निर्बल है, और किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ी हुई है, और दशम से लग्न का जिससे संबंध तो बन रहा है, लेकिन वो संबंध निर्बल है, यहाँ मंद गति ग्रह, इस पे चंद्रमा भी जैसे निर्बल है, इस पे किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ी हुई है, तो उस समय क्या बदनामी हो जाएगी हमारी, लेकिन राजयोग प्राप्त नहीं होगा। पहले हमें लगेगा कि हम राजयोग प्राप्त हो रहा है, लेकिन फिर राजयोग प्राप्त नहीं होगा, चारों तरफ हो जाएगी कि इस बंदे की नौकरी लग गई है, इसका राजयोग प्राप्त हो गया, लेकिन वो राजयोग प्राप्त नहीं होगा। और मान लीजिए अगर चतुर्थ भाव में अगर बलवान मंद गति ग्रह है, उस पर चंद्रमा की दृष्टि है और शुभ ग्रहों की दृष्टि है, चंद्रमा, तो सुयश प्राप्त होगा उसमें, यानी उसके बारे में चारों तरफ हो भी जाएगा कि राजयोग प्राप्त हो गया, और प्राप्त हो भी जाएगा। हमने आज पढ़ा दोस्तों, एक तो राजयोग, एक होता है पद प्राप्ति, दोनों के बारे में। अब इसके साथ में देखना क्या है, जैसे मान लीजिए राजयोग प्राप्त हो रहा है लेकिन धन योग नहीं बन रहा है, आय योग नहीं बन रहा है, तो राजयोग किस काम का? तो यहाँ देखने वाली बात है, इसका भी जैसे एकादश भाव का स्वामी भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए। द्वितीय भाव ये तो धन लाभ हो गया, ये धन संचय का हो गया, धन भाव हो गया, कुटुंब भाव हो गया, और ये आय का भाव हो गया। अगर मान लीजिए राजयोग कहीं आदमी को मिल जाता है, आय नहीं होती है, तो वो राजयोग किस काम का? धन भाव का मालिक अस्तंगत है, नीच राशि में पड़ा हुआ है, शत्रु ग्रह में पड़ा हुआ है, या फिर छठे आठवें भाव त्रिक भाव में पड़ा है, या फिर इनके ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है, पाप ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रहों से संबंध नहीं है, तो हमें धन प्राप्त नहीं होगा, या धन हमारे पास संचय नहीं होगा। जैसे राजयोग तो प्राप्त हो गया, लेकिन हमारा धन कहीं और ही जा रहा है, तो फिर वो राजयोग किस काम का? नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन हमें पैसा नहीं मिल रहा है, या हमारा पैसा कहीं और ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो राजयोग किस काम का? इसलिए दोस्तों राजयोग के साथ में या पद प्राप्ति के साथ में आय भाव और द्वितीय भाव का भी विचार कर लेना चाहिए। तो इनसे दोस्तों राजयोग और पद प्राप्ति हमने दो विषय देखे, एक तो राजयोग देखा, एक देखा पद प्राप्ति। तो दोस्तों राजयोग का इस प्रकार से प्राप्त होता है, पद प्राप्ति इस प्रकार से प्राप्त होती है। अब देखना है कि राजयोग स्थिर रहेगा भी या नहीं। राजयोग तो मिल गया, नौकरी लग गई, बाद में पता चला कि नौकरी दो चार महीने बाद में वापस छूट गई, साल भर बाद में वापस छूट गई, तो वो स्थिर में रहेगा या नहीं। तो इसके लिए लग्न और धन भाव दोनों का आपस में संबंध होना चाहिए। और अगर चंद्रमा की इस राजयोग में पद प्राप्ति में अगर चंद्रमा की दृष्टि होती है लग्न पर, दशम पर, नवम पर, या जो ग्रह राजयोग बना रहे हैं, पद प्राप्ति करवा रहे हैं, उनके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है, उन भावों पे चंद्रमा की दृष्टि है, तो उत्तम राजयोग होता है। और राजयोग वो होता है जो हमारे मन के अनुकूल होता है, हमने जिस पद की कामना की थी वो पद हमें प्राप्त होता है, चंद्रमा की दृष्टि है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। इन सब में दोस्तों चंद्रमा की क्षमता प्रबल मानी जाती है, क्योंकि मन का कारक होता है, तो हमारे मन के अनुसार काम हो रहा है। तो दोस्तों राजयोग स्थिर रहेगा या नहीं, इसके लिए दोस्तों द्वितीय भाव से संबंध देखा जाता है लग्न का। अगर द्वितीय भाव से संबंध बन रहा है तो इसका मतलब हमारे पास धन आएगा, धन प्राप्ति होगी। एकादश भाव का संबंध बन रहा है तो धन आएगा, यहाँ कहीं धन संचय होगा, तो उत्तम राजयोग होता है। जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम। आज के इस वीडियो में इतना है।